नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हमारे जो समविचारक मित्र हैं, जो ऑर्गेनिक खेती में भरोसा करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर से बाहर आना चाहते हैं या विषाक्त खेती से समाज को बचाना चाहते हैं, उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें। आपने एक बात तो निश्चित नोट की होगी और आप जानते भी होंगे, जिस मिट्टी के अंदर ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है। ह्यूमस का आजकल अर्थ हम लगाते हैं, भाव लगाते हैं, जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर जितना अच्छा रहता है उससे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। सामान्यतः आज हमारी देश की जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.2 और 0.3 के आसपास है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ इस लेवल से भी नीचे ऑर्गेनिक कार्बन चला गया है। तो ऐसे में मिट्टी बहुत बुरी बन जाती है, विषाक्त बन जाती है। लेकिन देखा गया है, अध्ययन बताते हैं कि जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.7 से ज्यादा रहता है, 1% के आसपास रहता है, वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। उसमें मौसम के अनुसार, वातावरण के अनुसार और मिट्टी की किस्म के अनुसार हम किसी भी तरह की खेती ले सकते हैं और खेती से अच्छे उपज भी ले सकते हैं और खेती हमारे लिए लाभकारी बन सकती है। क्योंकि जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर अच्छा है, उस मिट्टी के अंदर बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे सूक्ष्म जीवी सहजता से पनपते हैं, विकसित होते हैं। और यहाँ जीवाणु का विकसित होने का सुअवसर मिलता है, वहाँ किसी पोषक तत्व का कभी कोई अभाव नहीं रहता। देखने में आया है कि जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 1% के आसपास रहता है, उस मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर पानी को सोखने की क्षमता है, जिस मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता है, वो भी अद्भुत है। 1% कार्बन वाली मिट्टी करीब 20,000 लीटर पानी को सोख लेती है। तो ऐसे मिट्टी में नमी बनी रहती है और जीवाणु, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो राइजोबियम हो, चाहे उसमें फंगस हो, ट्राइकोडर्मा हो या दूसरे हो, इनको पूरी तरह से फलने फूलने का अवसर मिलता है। और जिस मिट्टी में ये सूक्ष्म तत्व पर्याप्त संख्या में विद्यमान रहते हैं और पोषक तत्वों की तो आपूर्ति होती ही रहती है, क्योंकि ये जीवाणु, ये सूक्ष्म तत्व प्रकृति से, वातावरण से हर तरह के पोषक तत्व को सोख कर मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की आपूर्ति करते रहते हैं। साथ ही ये जो सूक्ष्म तत्व है, मिट्टी के अंदर रहकर हमारी फसल की जो जड़ें हैं, उनको विभिन्न रोगों से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने माइकोराइजा के बारे में सुना होगा। माइकोराइजा तो ऐसी फंगस है जो हमारे पेड़ों की जड़ों के आसपास लिपट कर हमारे पौधों के आसपास जड़ों में विद्यमान रह के जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, उनको आकर्षित करके मिट्टी के माध्यम से हमारी जड़ों में प्रवेश कराती है और इससे हमारी फसलों को एक अतिरिक्त सपोर्ट, एक अतिरिक्त ताकत मिलती है। ये हमारे फसलों को, हमारे पेड़ पौधों को मात्र नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटासियम की आवश्यकता नहीं रहती है। ये तीन तो प्रमुख तत्व ही हैं, ये तीन प्रमुख पोषक तत्व तो वही हैं, लेकिन इनके अलावा भी ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनकी सूक्ष्म मात्रा पूरे वृक्ष की उत्पादकता को, पत्तियों के विकास को, जो फल लगते हैं, जो बीज आते हैं, बीजों की संख्या को, फलों की आकृति को, उनकी सुगंध को, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं। आपको उदाहरण रूप से समझाऊं कि हमारे शरीर के अंदर मात्र 1 ग्राम के आसपास जिंक की जिंक की उपलब्धता रहती है। इसी तरह दूसरे खनिज तत्वों की बात की जाए, इसमें हम आयोडीन की देखें, सेलेनियम की देखें, तो इनकी उपलब्धता तो 1 ग्राम से भी कम रहती है, माइक्रोग्राम के आसपास रहती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में यदि जिंक की कमी हो जाए तो बहुत सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से तो घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिससे आज पूरी मनुष्य जाति प्रभावित है। घेंघा रोग के कारण पूरी जो हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। इसके कारण डायबिटिक के सिम्टम भी पैदा हो जाते हैं, मोटापा आना शुरू हो जाता है, लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है या घट जाती है, लेकिन नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। हृदय संबंधी रोगों का संबंध भी आज थायराइड बीमारी के साथ जुड़ना शुरू हो गया है। यदि हमारी ये स्थिति है तो ये स्थिति वनस्पतियों की भी है। यदि मिट्टी से अति सूक्ष्म पोषक तत्व फसलों को उपलब्ध नहीं हो पाते तो उनकी जो प्रगति है,
उनकी जो फल उत्पादन क्षमता है या अपने को रोगाणु से, विभिन्न कीटों से बचाने की जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है। तो ऐसे में जो मिट्टी के सूक्ष्म जीव उनकी बहुत मदद करते हैं, और ये सूक्ष्म जीव, हर तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं उस मिट्टी में सहजता से फलते फूलते हैं। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अधिक रहती है। लेकिन ये ऑर्गेनिक कार्बन आता कहाँ से है कि आज ऑर्गेनिक कार्बन को लेकर, ह्यूमस को लेकर, जीवांश को लेकर बहुत सारी चर्चा हो गई है। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन आता है जो हमारी फसलों के अवशेष होते हैं, जिसे हम आजकल जला देते हैं या व्यर्थ नष्ट कर देते हैं, या फिर जो प्राणियों के मलमूत्र होता है, विशेषकर गाय का या पशु का गोबर होता है, उससे ये ह्यूमस, उससे ये ऑर्गेनिक कार्बन काफी मात्रा में हमारी मिट्टी को मिलता है। जो इसके साथ में जो प्राणियों के, जीव जंतुओं के मृत शरीर हैं, उनके गलने सड़ने से भी ये ऑर्गेनिक जो कार्बन है काफी मात्रा में हमारी मिट्टी को मिलता है। और ये सारी मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाने में, मिट्टी के उपजाऊपन को सक्षम रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कोई भी कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले साग सब्जियां हों, फल हों, भोजन के अंश हों, या मलमूत्र हों, या फिर दूसरे ऑर्गेनिक पदार्थ हों, ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हजारों सालों से एक परंपरा रही है। परंपरा ये रही है कि पशुओं के जो मलमूत्र हैं, पशुओं के गोबर और गोमूत्र हैं, इनको खेतों में देने का, ये परंपरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। आज भी यदि आप देखेंगे, यूरोप और अमेरिका जैसे अति विकसित देशों में जो वहाँ के पशुओं का मलमूत्र है, जो गोबर गोमूत्र है, उसको वो खाद के रूप में अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं, और इससे अच्छी फसल लेते हैं। अच्छी फसल ही नहीं लेते, ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ये परंपरा अफ्रीका में भी रही है। अफ्रीका में तो आज भी एक परंपरा है, जैसे हमारे यहाँ गाय के का गोबर का ढेर बना देते हैं, घूरा बना देते हैं, उस घूरे में गाय को सड़े देते हैं, और फिर जब सड़ जाता है 4 से 8 महीने के बाद सड़े हुए गोबर को खाद के रूप में खेतों में प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरह साउथ अफ्रीका में तो आज भी वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो अपने खेतों में बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं कुछ कुछ दूरी पर, और उन गड्ढों को गोबर से भर देते हैं, मूत्र से भर देते हैं, पशु मूत्र से। और जब बारिश होती है तो उस बारिश से उस गोबर में, उस मूत्र में कई तरह के जीवाणु का विकास होता है। बारिश के पानी के साथ में वो पूरे खेत में फैल जाता है, और उस पूरे खेत को ही उपजाऊ बना देता है। यही परंपरा हमारे यहाँ भी रही है। हमारे यहाँ ये परंपरा हजारों हजारों सालों से रही है। इसीलिए श्रावण के महीने का हमारे जो किसान हैं, हमारे ग्रामीण जो जन हैं, उनके लिए बहुत महत्व है। श्रावण के महीने में हम अपनी मिट्टी की उपजाऊपन को बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। इसीलिए विभिन्न तरह की वनस्पतियों का प्रयोग हम खेतों में करते हैं, और विशेषकर इस सीजन में हम ढैंचा है, या दूसरी ऐसी फसलें हैं जो जिनको हम हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकें, उसका विशेष करके इसी मौसम में लगाने का हमारे यहाँ कार्यक्रम है, ताकि इस हरी खाद से भी हमारी मिट्टी को, हमारे खेतों को पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाए। तो जिस मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन पर्याप्त संख्या में रहता है, उस मिट्टी की उपजाऊपन श्रेष्ठ रहती है, उस मिट्टी में हर तरह की फसल ली जा सकती है। लेकिन आजकल हमारे लिए मिट्टी की इस ऑर्गेनिक कार्बन को बनाए रखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ना तो हम अपना खाद, गाय गोबर का खाद या कंपोस्ट खाद अपने खेतों को दे पा रहे हैं, ना फसल के अवशेषों को वहाँ डिकम्पोज होने दे रहे हैं, अपघटित होने दे रहे हैं, ना गाय के गोबर का प्रयोग खाद के रूप में कर पा रहे हैं। गाय के गोबर की विशेषता है, विशेषता ये है कि गाय का गोबर जो है 60% उसमें जो जो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, जो लिग्निन होता है, वो गाय के पेट के अंदर अपचित रहता है, बाहर गोबर के रूप में भी अपचित अंश में आता है। और जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो उससे बहुत सारे जो खनिज तत्व हैं मुक्त होते हैं, और जो खेत में पहुंचकर हमारी फसलों को पोषक तत्व की आपूर्ति करते हैं। तो ऐसे में आजकल समस्या आती है, इतना गोबर का खाद कहाँ से लाएं। तो ऐसे ऐसे में हमने प्रयास किया है। प्रयास हमारा बहुत अनूठा है, बहुत अद्भुत है, और बहुत ही प्रभावशाली है। हमने गाय के गोबर से उन सूक्ष्म पोषक जो उसके सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु हैं, फंगस हैं, उनको अलग कर लिया है। साथ ही गाय के गोबर में जो बायो एक्टिव रसायन हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो डिकम्पोजिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
उनको भी सेपरेट किया है, मल्टीप्लाई यानी संवर्धन करके हमने उन्हें एक या तो पाउडर का रूप दे दिया है, लिक्विड का रूप दे दिया, दोनों रूप हमारे पास उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से जो हम इसको अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, इसका सीधा प्रयोग खेती इरिगेशन के रूप में, सिंचाई के रूप में भी किया जा सकता है। तो जब ये पहुंचता है तो मिट्टी में जो भी बायो अवशेष बचे हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ बचे हैं, उनको डिकम्पोजिशन बहुत तेजी से कर देता है और मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाता है। लेकिन इसका विशेष प्रयोग ये है कि इस जो हमारा गोबर घनसत्व है, इसको हम मदर कल्चर के रूप में अपने घर में तैयार कर लें, अपने यहाँ तैयार कर लें। इसको तैयार करना बहुत सहज है, मैंने पहले कई वीडियो में इसका उल्लेख किया है। और उस मदर कल्चर तैयार हो जाता है तो उसको एक दूसरे कंटेनर में हम विशेष प्रयोग के लिए उपयोग करते हैं। उसमें हम गोबर भर देते हैं, यदि गोबर के साथ में चाहो तो थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, उसमें मोरंगा डाल सकते हैं। हम नीम की पत्तियां, नीम की निमोली, गिलो सत्व या गिलो की जो टहनियाँ होती हैं, गिलों की जो पत्तियाँ होती हैं, उनको कुछ कुचल के डाल सकते हैं। उसके साथ में जामुन की पत्तियाँ डाल सकते हैं, पीपल की पत्तियाँ डाल सकते हैं, आम की पत्तियाँ डाल सकते हैं। जितने भी आपके आसपास खरपतवार हैं, उनको कुचल कर उनकी पेस्ट बना के इसमें डाल सकते हैं। साथ में चाहे तो आप जो जो खलें होती हैं, चाहे वो सरसों की खल है, चाहे वो तिल की खल है, चाहे वो कोकोनट की खल है, जितने भी खल है जिनसे हम हम तेल निकालते हैं, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। कि खलों में बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, इसमें सल्फर काफ़ी मात्रा में रहता है, बोरॉन काफ़ी मात्रा में रहता है, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सेलेनियम, इनके हर तरह के पोषक तत्व खलों में विद्यमान रहते हैं। और जब इनका प्रयोग हम उस मिक्सचर में, सॉल्यूशन में डाल के करते हैं, तो ये गोबर घनसत्व के जो बायोएक्टिव रसायन हैं, उसमें से उन सबको निचोड़ लेते हैं और उसका प्रयोग अब सिंचाई के माध्यम से हमें इसको 2% 3%, यदि ज़्यादा भी उपयोग करेंगे तो कोई नुकसान नहीं, अच्छा ही है, अच्छा प्रभाव भी दिखेगा। एक कम से कम 2% के आसपास हो, यानी कि 100 किलो यदि पानी है तो 2 किलो के आसपास, 2 लीटर के आसपास इस सॉल्यूशन से मिलाएं और उसकी खेती करें। इसी का 1% के आसपास स्प्रे कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में 1 लीटर ये सॉल्यूशन मिक्स कर दे, उसका स्प्रे करें। इससे पत्तियों के माध्यम से भी अंदर जाएगा और जड़ों के माध्यम से, उसके कई लाभ हमें मिलते हैं। पहले तो ये है, मिट्टी का न केवल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, बल्कि इसके माध्यम से मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं, वो भी जड़ों के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको हमारी जो फसलें हैं सहजता से ग्रहण कर पाती हैं। साथ ही मिट्टी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो असीम बन जाती है। तो ऐसी मिट्टी में जब इसका प्रयोग बार-बार करते हैं, तो आप देखेंगे 3-4 बार इसका प्रयोग करने के बाद बहुत सारे रोगों से हमारी फसल पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है। फिर उस फसल पर रोग सहजता से अपना आक्रमण नहीं कर पाते, या आक्रमण करते हैं तो सहजता से समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम ठंड में जुकाम हो जाता है, अब जुकाम के लिए विशेष हम प्रयास करें, दवाई खाएं, तो वो जटिल बन जाता है, गंभीर बन जाता है, फिर गंभीर रोग की स्थिति पैदा कर देता है। लेकिन सहजता से हमने काढ़ा वाढ़ा 1-2-4 दिन पी लिया, रेस्ट कर लिया, हमने ठंडे से बचाव कर लिया, तो वो ठंड का जो प्रभाव था, जो जो ठंड लगती है या जुकाम होता है, वो सहजता से दूर हो जाता है। फिर किसी जुकाम की को जटिल रोग में बदलने की संभावना नहीं रहती। इसी तरह इस गोबर घनसत से हमारी मिट्टी है रोग प्रतिरोधक हो जाती है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन पर्याप्त संख्या में है, वहाँ खेती भी अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ जड़ें भी अच्छी तरह विकसित होती हैं। और आपको मेरा अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न पूछना है, या आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक आध बोतल मैं आपको परीक्षण करने के लिए, प्रयोग करने के लिए उपलब्ध कराऊंगा, और आप अपने परिणाम से मुझे निश्चित रूप से सूचित करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।